हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास में जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे वो आपने तसल्ली से समझे होंगे। मतलब उनके पीछे का कंसेप्ट आपने समझा होगा और इससे आपका कुछ पोर्शन रिवाइज जरूर हुआ होगा। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको 26 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज 27 वाले क्वेश्चन पर हम पहुंचे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे जवानों, जैसा कि कल आपने प्रॉमिस किया था सेम वैसे ही आज भी आप लोग करने वाले हैं। आज भी आप लोग ये वादा करेंगे कि पूरी क्लास के दौरान आप लोग अपने किसी भी दोस्त के साथ चैटिंग नहीं करेंगे, इवन बाद में भी चैटिंग नहीं करेंगे। आपके एग्जाम्स के बाद आप लोग चैटिंग करें आराम से, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी बेटे समय जो है वो बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है, कम समय हमारे पास और उसमें हमें बहुत अच्छा करना है। इसलिए जरूरी है कि पढ़ाई ही करें, फालतू बातों में ध्यान ना दें। ठीक है, हाँ अपने दोस्तों को एक बार इंटीमेट कर सकते हैं, वो भी यदि आप चाहते हैं तो, लेकिन उसके बाद कोई चैटिंग ना करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पर्सनली मुझे बताया कि जी हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने कोई चैटिंग नहीं करी है। तो आज भी इस क्लास के बाद आप जरूर मैसेज डालेंगे यदि आपने पूरी क्लास के दौरान बीच में कोई भी किसी भी दोस्त के साथ कोई किसी तरह की कोई चैटिंग नहीं करी है। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ ध्यान यहां पे रखना है। हालांकि मैं बार बार याद भी दिलाते रहूंगा। प्यारे जवानों, पेन को उठा लीजिए, एक एक सवाल आएगा और हम आगे बढ़ते चलेंगे। आपको एक जानकारी मैं और दे दूं कि भाई देखो, मैंने जब नीट का एग्जाम हुआ था उससे जस्ट पहले कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट के हिसाब से थे वो मैंने करवाए थे। भाई नीट का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा लेवल नहीं है, बोर्ड में भी उस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक नीट और जेई के लिए, है ना। तो वहां से धाकड़ बैच नाम था उस बैच का, तो उसमें से आप लोग नीट के लिए जो अपना 4 यूनिट आ रही हैं उनकी वीडियो सेलेक्ट करके देख सकते हैं। आप लोग यदि प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग वीडियो नंबर 4 से लेकर के वीडियो नंबर 11 तक ये शुरू की 4 यूनिट कवर हो रही है। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन बेसिक्स की यदि मैं बात करूं तो वो हम इन्हीं पर, ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ये जरूर आप देखिएगा। ओके, वो थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस के लिए है कि यदि थोड़े बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल आए तो हम कैसे कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, तो आप उनको आप कर सकते हैं। वहां से भी आपके कंसेप्ट रिवीजन होंगे और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1-1 घंटे की वीडियोज है तो 5-6 घंटे में सारा रिवीजन हो जाएगा। 11 नंबर वाली वीडियो है, उसमें एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों हैं, तो उसमें सिर्फ एसी वाले क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी आपको इस सेमेस्टर के लिए नहीं करनी है। तो प्यारे जवानों, लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं काम। ठीक है बेटे, तो ये रहा हमारा अगला सवाल। क्या है सवाल, ध्यान से समझेंगे और आराम से एक एक सवाल को हम निपटाते चलेंगे। सवाल बड़ा ही आसान सा है। इसने कहा है कि चार्ज Q है जो प्लेस्ड है सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 इक्वल चार्जेस। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 इक्वल चार्ज है, मैग्नीट्यूड है दोनों का QQ और इनके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है स्मॉल q। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। भाई यहां पर 2 बातों पर आपको ध्यान देना है। कभी कभी हमें वर्ड यूज हुआ मिलेगा कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, या कभी कभी मिलेगा कि कोई सिंगल चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब अपने को मिलता है कि चार्ज इक्विलिब्रियम है तो चार्ज का जो चार्ज इक्विलिब्रियम में दे रखा है उस चार्ज पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए साहब, 0 होना चाहिए। लेकिन जब अपने को ये मिले कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है फोर्स नेट 0 रहेगा ईच चार्ज पे, प्रत्येक चार्ज पे। इसके अंदर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हर एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा। मतलब साहब इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा, इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा और इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा। अब करना क्या है जी, कुछ नहीं भाई साहब, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को यदि मैं 2r ले लूं तो ये वाली डिस्टेंस हो गई है r। अब आपके मन में सवाल आएगा जी यहां पर 2r क्यों माना? अरे भाई मिड पॉइंट पे दे रखा है तो हमें आधी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। आप इसको r मानोगे तो r बाई 2 होगा, तो फ्रैक्शन आएगा, हम नहीं चाहते इसलिए नहीं माना हमने r, हमने 2r मान ली डिस्टेंस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, आप r मान लीजिए 2r मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि यदि देखिए अब इस एफ के ऊपर नेट फोर्स का कंसेप्ट लगाते कि नेट फोर्स को 0 बनाते, इसके कारण जो फोर्स लगता है वो कितना लगता, k q1 q2 अपॉन यहां तक के डिस्टेंस r स्क्वायर, और इसके कारण भी एग्जैक्टली इतना ही लगता। तो यहां से कुछ हासिल ही नहीं होता, आपको ये कट जाते।
ध्यान रहे फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ध्यान रहे। तो हो सकता है आपको स्टेटमेंट में फंसाए एग्जामिनर, वो कहेगी दोनों पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं ये और ये, तो भाई मैग्नीट्यूड बराबर है, यदि वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो डायरेक्शन का अंतर है ही। तो भाई यहां इसके ऊपर नेट फोर्स को जीरो करते तो हमारे पास से कोई भी डेटा हम निकाल नहीं सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, इसके ऊपर या इसके ऊपर किसी एक पर नेट फोर्स जीरो करिए। मान लो हम इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करते हैं तो हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये जो कितना लगाएगा K Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर, दैट इज 4R स्क्वायर। यहां से K Q कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, कुल मिलाकर Q की जो वैल्यू आएगी Q/4 आएगी, लेकिन सावधान रहना है। अब ऑप्शन देखेंगे तो प्लस का Q/4 भी एग्जिस्ट कर रहा है और माइनस का भी, इसका मतलब भाई साहब साइन का तो ध्यान रखना ही रखना है। अब आप जरा सोचिए कि साइन कैसे निकाल सकते हैं। या तो आप साइन निकालने के लिए आप यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कंपेयर करने की बजाय आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए कि नेट फोर्स जीरो बनाना है, फिर वहां से आपको आसानी से आंसर मिलेगा। या फिर एक दूसरा साधारण सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है, इधर सोचिए यदि मेरा ये चार्ज पॉजिटिव रहा, ये तो है ही पॉजिटिव, ये तो है ही पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव को धकेलेगा दूर, और ये भी इसके जैसा है, ये भी पॉजिटिव ये भी दूर धकेलेगा। इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर ये भी इधर धक्का मारेगा, ये भी इधर धक्का मारेगा, तो दोनों मिलकर एक ही तरफ धक्का मारेंगे, तो कभी भी ये रेस्ट पर नहीं रह सकता। और मैं यूं कहूं कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, इसका मतलब सीधा सीधा साधारण सा है भाई कि ये दोनों एक जैसे साइन के नहीं होने चाहिए, एक जैसे साइन का नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इस क्यू को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला क्या कहेगा, भाई दूर जा, दोनों अपोजिट लग रहे हैं फोर्स और मैग्नीट्यूड में इक्वल हमने ले लिए थे, तभी बात बनेगी। तो क्योंकि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब साहब ये नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो -Q/4 आएगा, दैट इज बी बॉम्बे ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको कंसेप्ट रिवाइज हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। देखिए भाई बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको सावधानी से आगे बढ़ना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो 2 पॉइंट चार्जेज है, एक है Q, दूसरा है -3Q। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज Q एंड दिस इज -3Q। आर प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं R डिस्टेंस है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q इज E, भाई Q की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। भाई एक बात बताओ, जो Q की, देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q इज E, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कभी आप सोचोगे इसके खुद के कारण यहां पर E है, खुद के कारण तो हम क्या आएगा, देखो हम उसको KQ/R² से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि R की वैल्यू क्या लिखोगे, इसमें 0 लिखोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके कारण है। तो इसकी E की जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R नहीं है बेटे, R स्क्वायर मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, और K की वैल्यू 1/4πε0 होती है। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कहा उसने, द फील्ड एट द लोकेशन ऑफ -3Q इज, -3Q की लोकेशन पर, क्या बोला मैंने, -3Q की लोकेशन पर, -3Q की लोकेशन पर कितना फील्ड होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पर जो फील्ड होगा वो इसके कारण होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश होगा मान लो, तो वैल्यू कितनी आएगी, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या कर देंगे दोनों को, कंपेयर कैसे कर सकते हैं, अलग अलग है तो 2 डिवाइडेड बाई 1 भाग कर दीजिए, तो E डैश डिवाइडेड बाई E विल बी इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K3Q बाई R स्क्वायर। KQ/R स्क्वायर कट जाएगा, कुल मिला के वैल्यू आएगी 1/3। E को इधर लेके जाओगे तो E डैश की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी E डिवाइडेड बाई 3। अब भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जी, E/3 तो जी प्लस का भी है और E/3 तो जी माइनस का भी है। तो भाई साहब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, और जरा सोचिए इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है, -3Q के कारण है। तो माइनस के चार्ज के कारण इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर -3Q रखा हुआ है, ये लाइन ले लेता हूं चलो मैं, तो इस -3Q के कारण इसकी तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस जगह पर देखोगे तो भाई साहब पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव चार्ज से दूर, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूर फैला हुआ है।
यहां पर इस जगह पर देखोगे तो इसके कारण जो है वो इधर फैला हुआ है, इसके पास आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन तो एक ही है, तो एक ही डायरेक्शन है, तो सवाल जो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है वो वाला आंसर आ जाएगा, मतलब E/3 आएगा। डायरेक्शन अपोजिट होती तो भाई डायरेक्शन हम अपोजिट होती तो नेगेटिव वाला ले लेते। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा अगला सवाल। देखिए हर एक सवाल जो है, हर एक क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें रिवाइज होंगी ताकि आप अटके ना कहीं पे, ठीक है। तो प्यार से करते चलिए, समझदारी से करते चलिए, ध्यान से करते चलिए, ठीक है बेटे। करें शुरू। तो भाई साहब ये कौन सा सवाल है? सिंपल सा ही है, 100 बबल वाला सवाल है कि 100 बबल के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया तो रेडियस पे क्या होगा? तुम खुद ही बताओ यार। ये 100 बबल है बेटे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया तो ये जो नेगेटिव है ये पड़ोस वाले नेगेटिव को धकेलेगा या खींचेगा? धकेलेगा। अब वो कोई रिजिड बॉडी तो है नहीं कि साइज चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि वो धकेल रहा है इसलिए उसकी रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाएगी, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वो यहां पर ये पूछ लेता सरफेस चार्ज डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? टोटल चार्ज तो सेम है ही, चार्ज अपॉन एरिया करोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। पहले चार्ज इतना था, अब भी उतना ही है। चार्ज तो क्यों गिवन है, मान लो क्यों चार्ज गिवन है, अब पहले जो एरिया था वो कुछ था, अब एरिया थोड़ा सा बढ़ गया है, तो जैसे चार्ज बढ़ाएंगे, इसमें ये पूछ सकता है आपसे कि जैसे चार्ज देंगे तो एरिया बढ़ गया है, तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके ऊपर चेंज आ सकता है, एरिया बढ़ने के कारण हम उसको डिक्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी मोस्टली साइज की बात ही करता है तो आपको ध्यान रखना है। अगली बात ये आ गई, हालांकि वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली बात है वो भी थोड़ा सा समझदारी से देखने की बात है, लेकिन चलो खैर अभी ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। बाकी सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया करके हम डेंसिटी के बारे में फैसला ले लेंगे, ठीक है। ये रह गया सवाल। टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी। भाई ये मेटल स्फीयर ए है, ये दूसरा मेटल स्फीयर बी है, दोनों के ऊपर इक्वली चार्ज है, आइडेंटिकल वैसे हैं, दोनों F फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, तो F की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को हम R ले रहे हैं। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज टच टू A। भाई आइडेंटिकल स्फीयर जब आपस में टच करेंगे तो चार्ज आधा आधा डिवाइड होगा। जब आइडेंटिकल नहीं हो तो क्या होगा बेटे? क्या चार्ज आधा आधा डिवाइड होगा? अरे इस केस में क्या होगा? चार्ज आधा आधा डिवाइड नहीं होता, उस केस में पोटेंशियल सेम होगा दोनों का, दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा। चार्ज तो बराबर से तब डिवाइड हो रहा है जब दोनों का साइज सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। दोनों मेटल है, दोनों की रेडियस सेम है, तो दोनों आइडेंटिकल ट्रीट होंगे इस सिचुएशन में। जैसे एक कॉपर का है, एक आयरन का है, रेडियस सेम है तो आइडेंटिकली बन जाएंगे। ये नहीं है क्योंकि कॉपर अलग है जी, आयरन अलग है जी, कॉपर गुड कंडक्टर है जी, आयरन तो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। भाई ये चर्चा यूज नहीं करनी है वहां पे, ओके। तो भाई सीधी सीधी बात है कि दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, तो फोर्स लगा हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमने C को A के साथ टच किया तो A के ऊपर चार्ज बचा Q/2 और C पे भी चार्ज कितना हो गया? Q/2। और इसको A और B के बीच में रख दिया भाई, मौज होगी भाई। ये A है भाई, ये B है भाई, A B के बीच में रखा हुआ भाई C। इस पर चार्ज है Q/2, इस पे भी चार्ज है Q/2 और इस पे चार्ज कितना है? Q। तो ये क्या करेगा? A जो है वो C को रिपेल करेगा, B जो है वो भी C को रिपेल करेगा। तो जो A धक्का मारेगा, मान लेता हूं मैं F1 फोर्स लगाएगा, तो उसकी वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन, अब ये डिस्टेंस जो है इनके बीच में रखा हुआ है तो टोटल R चूंकि R/2 है तो R/2 का स्क्वायर, तो R स्क्वायर बटा 4, तो ये तो कट ही जाएगा। तो कुल मिलाकर ये तो F के बराबर ही है, ये तो F के बराबर ही है भाई। मतलब जो A जो है A वो C के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो तो F के बराबर ही लगा रहा है। बेटे जो B कितना फोर्स लगाएगा ये और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई साहब B कितना लगाएगा? F2 नाम दे देते हैं उसका, तो लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटा 4। भाई ये 2 से 2 कट जाएगा, ये उतना कैसे लगाएगा मेरे भाई? यहां पर गौर से देखो, K Q स्क्वायर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कुल मिलाकर 2F फोर्स लगाएगा। अब भाई ये जो 2F है ये इधर लगेगा, F है वो इधर लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज है तो रिपल्शन होगी, तो ये C को धकेलेगा, निकल निकल। ये क्या करेगा? C मतलब A जो है वो C को क्या करेगा? निकल, मतलब ये इधर निकालने की कोशिश कर रहा है, ये इधर निकालने की कोशिश। तो ज्यादा कौन है? इसका जोर, तो ज्यादा जोर इसका है, तो दोनों अपोजिट है इसलिए घट जाएंगे, और क्योंकि ज्यादा जोर इसका है इसलिए इसी के डायरेक्शन में आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इस डायरेक्शन में।
तो एट टुवर्ड्स ए जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑप्शन ए। समझ में आया बेटे? देखो सवाल आ सकता है, दोनों पर चार्ज था, आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल चार्ज थे, मतलब आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, दोनों को टच किया तो चार्ज दोनों पे आधा आधा ले लिया। जब हमने ए और सी को टच किया तो चार्ज हमने आधा आधा ले लिया है। यदि कोई आपसे पूछे कि दो चार्ज बॉडीज को, दो चार्ज कंडक्टर्स को यदि हम टच करेंगे तो क्या हमेशा चार्ज आधा आधा डिवाइड होगा? क्या कहोगे भाई? हमेशा चार्ज आधा आधा डिवाइड नहीं होगा। चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। साइज तो एक बार जो गिवन है वो गिवन है ही, मतलब दो कंडक्टर्स को हमने टच किया तो उनपे चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? दोनों पर, दोनों का जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, अदरवाइज यदि आइडेंटिकल है तो चार्ज भी सेम हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, बहुत ही प्यारा सा है, देखते हैं क्या कहा है। अपने को कहा है इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इफ एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज। भाई बहुत प्यारा सा सवाल है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? P डॉट ई। यदि हम एक्सटर्नल माइनस के साथ, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस पी डॉट ई। हम इसको लिख सकते हैं माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो, क्योंकि जैसे जीरो होगी तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का पी इंटू ई। यदि 90 हुई तो वैल्यू होगी जीरो, यदि 180 हुई तो वैल्यू हुई प्लस का पीई। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इस हालात में। जब थीटा की वैल्यू जीरो है उस समय जो है हम क्या कहेंगे? इफ एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। क्लियर है? यही चीज पूछी थी। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जवानों, अच्छे से करते चल रहे हैं, कहीं चैटिंग पे तो बिजी नहीं हो गए ना भाई, ध्यान रख लेना, है ना जवानों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा सवाल है। क्या दिया है क्वेश्चन में? An electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 1 microcoulomb separated by a distance of 2 centimeter। भाई साहब दो चार्जेज हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो क्या दे रखा है? टू अपोजिट चार्जेज है, मतलब एक -1 माइक्रोकूलम है तो दूसरा क्या है? +1 माइक्रोकूलम है। मतलब कुल मिलाकर डायपोल दे ही रखा है अपने को। द डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर ये डायपोल रखा हुआ है वो है 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। अपने को कहा गया है मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल इज। प्यारे जवानों टॉर्क कितना लगता है डायपोल के ऊपर? याद है फॉर्मूला? P क्रॉस E, यदि वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो। और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आएगा PE sin थीटा। और भाई जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम कब होगा बेटे? जब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90। उस समय टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो P इंटू E आएगी और यही मैक्सिमम होगा। और P जो होता है वो होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो 1 माइक्रोकूलम है तो -6 लिखा जाएगा। चार्ज गुना डिस्टेंस 2 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में बनाएंगे। तो ये तो वैल्यू लिखी है हमने P की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻⁵। तो कुल मिला के 5 और 2 7 और 6 13। तो 2 × 10⁻13 न्यूटन मीटर ये टॉर्क लगेगा हमारे पास, और ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। अब समझ में आया बेटे? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, अपने से क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। बताओ किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? किस चीज की हमें जानकारी देती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्या हमें फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है? हाँ। क्या हमें फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती है? हाँ। क्या हमें नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बताती है? नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बताती है भाई। यदि मान लो चार्ज दिखा दूं मैं, मतलब चार्ज का साइन ना दिखाऊं और मैं सिर्फ लाइन ऐसे कर दूं तो आप कह दोगे ना कि लाइंस क्योंकि इसमें जाके टर्मिनेट हो रही है, ये नेगेटिव रहा होगा। नेगेटिव पे आके खत्म होती है, पॉजिटिव से शुरू होकर इन्फिनिटी पर जाकर खत्म होती है। ठीक है, तो चार्ज का साइन मतलब नेचर ऑफ चार्ज भी बता रही है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी बता रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड भी बता रही है। इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल। समझ में तो आ रहा है ना बेटे? थोड़ा सा देखो बेसिक चीजें चल रही है, लेकिन ये बेसिक चीजें जरूरी है ना भाई। देखना, देयर आर टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड सर्टेन डिस्टेंस।
द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी 1 मिलीकूलम है, माइक्रो नेबर मिली है, एक दूसरा 2 मिलीकूलम है, तो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे भाई, ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, F की वैल्यू क्या होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये कितना लगाएगी, ये भी इतना लगेगा, दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। मतलब है यहां पर ध्यान रखना न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या हो रहा है यहाँ पे फॉलो हो रहा है, पहला दूसरे पर मैग्नीट्यूड जितना फोर्स का लगा रहा होगा दूसरा कितना लगेगा, हालांकि डायरेक्शन क्या लग रही होगी ऑपोजिट, लेकिन यहां पर रेशियो पूछा था मैग्नीट्यूड का तो 1:2 बना जाएगा। अगला सवाल ये रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल, स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास एट ए डिस्टेंस ऑफ r इज E1 एंड E2 एट ए डिस्टेंस टू r ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये मैं डायपोल ले लेता हूं, यहां पर हमारे पास माइनस का क्यू चार्ज है, यहां पर हमारे पास प्लस का क्यू चार्ज है, ये है हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन के नाम से जानते थे। यहां पर r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है वो E1 है, मतलब E1 की वैल्यू दे रखी है। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था एक डायपोल के कारण, K P अपॉन R क्यूब, शॉर्ट डायपोल के लिए, शॉर्ट डायपोल के लिए फॉर्मूला है इक्वेटोरियल लाइन पर। तो अब E2 की जगह लिखोगे, E2 इसी लाइन के ऊपर पॉइंट दे रखा है, कहां पर, डिस्टेंस 2r पर है, तो आप क्या लिख दोगे K, डायपोल मोमेंट तब भी P रहेगा, और 2r क्यूब लिखोगे तो 8r क्यूब आ जाएगा। प्यारे जवानों KPr क्यूब कट ही जाएगा, तो हमारे पास E1 अपॉन E2 पूछा गया था, तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 के बराबर आ जाएगी। भाई सावधान रहना है, कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए एक वैल्यू दे देता आपको इक्वेटोरियल लाइन की, एक दे देता एक्सियल लाइन की, तो फॉर्मूला फिर उसी हिसाब से ही लगाते। जैसे मान लो कह देता r डिस्टेंस दूर तो इक्वेटोरियल लाइन पर है पॉइंट, और 2r डिस्टेंस दूर एक्सियल लाइन पर है पॉइंट, तो दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनका रेशियो बताइए, तो वहां पर फिर उसी हिसाब से एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला पुट करते। यहां पर जो हमने फॉर्मूला पुट किया है ये कौन सा करना है, इक्वेटोरियल लाइन का। प्यारे जवानों ये रहा अगला सवाल, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। क्या है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में आसान रहेगा, मैंने थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया है, ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा कई बार क्या लगता है, अजी ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं या जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जी, इसमें पढ़ने की तो कोई जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाते हैं, है ना। हाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि सोल्व हो जाए, कई बार ऐसा हो सकता है कि सोल्व ना भी हो, इसलिए एक बार जल्दी से पैराग्राफ तो पढ़ ही लेना चाहिए। और लास्ट में मान लो हम पैराग्राफ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर समय ही नहीं हमारे पास, तो फिर सीधा करो, ठीक है, समय नहीं है तो आप सीधा कर सकते हैं। तो भाई देखें तो क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो यहां से फायदा क्या है कि पैराग्राफ से आपके बेसिक्स दोबारा रिकैप होते रहेंगे आपको ना। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कौन सा होता है, वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ड्यूरिंग फ्रिक्शन यही ट्रांसफर होता है ना, बॉडीज को चार्ज करने में यही हेल्प कर रहा है। Hence, net charge on the body is an integral multiple of charge of an electron। मतलब किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते थे, आपको कंसेप्ट याद होगा, उसके लिए हम फॉर्मूला भी लिखते थे Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू E, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 and so on। तो आगे क्या कहा है, Hence, nobody can have a charge, मतलब किसी बॉडी के ऊपर 1.8 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 2.7 टाइम्स नहीं हो सकता, कुल मिलाकर फ्रैक्शन या डेसिमल में E का मल्टीपल नहीं आ सकता, इंटीजर ही मल्टीपल आएगा। इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट, आजकल ये भी पता चला है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये कुछ एलिमेंटल यूनिट्स जिनको हम क्वार्क्स के नाम से जानते हैं, इनसे मिलकर बने हुए हैं। हालांकि अभी क्वार्क्स पे कितना क्या चार्ज है, जितना भी चार्ज है उसको हम बाहर यदि हम देखें तो स्टेबिलिटी जो है वो तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही अभी, ठीक है। तो क्वार्क्स वाले चार्ज पर अपने को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला सवाल क्या है, Which of the following properties is not satisfy the electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को तो फॉलो करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इसमें था ही फॉलो भी कर रहा है, टाइप्स ऑफ चार्ज भी है। आगे में रखा सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, मतलब सर्कल में लाइंस रहेंगी, ये फॉलो करने वाली बात नहीं है। याद होगा आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो रही है, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो रही है, लेकिन लूप नहीं बन रहा है। आप कहोगे लूप ही तो है, लूप का मतलब था कि यहां से शुरू हो फिर यहां से आके वापस, मतलब पॉजिटिव से शुरू भी हो जाए और पॉजिटिव पे खत्म भी हो जाए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस जो है हमारी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंतर बीच का एक अंतर भी है।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना लेती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। इसलिए वही बात कही थी, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स भाई ए पॉसिबल नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल के ही हैं। आगे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल है। प्यारे जवानों, चार्ज पॉसिबल है कि नहीं इसका फैसला कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है, हम लिखेंगे Q इक्वल टू एन इंटू ई, एन की वैल्यू निकालेंगे, यह आएगी Q बाई ई। लेकिन बेटे एक बात बताओ मुझे, Q क्या होगा? Q क्या होगा? जो चार्ज चेक करना है, जो बॉडी के ऊपर चार्ज गिवन है वो होगा Q। तो अपने से पूछा है ये तो कौन सा चार्ज है वो Q रखोगे बार बार और E से डिवाइड करोगे। E की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻�9 कूलम। Q की वैल्यू रखोगे, E की वैल्यू रखोगे, यहां से N की वैल्यू निकल के आएगी। यदि N इंटीजर है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे ये 10 की पावर -19 है, ये भी 10 की पावर -19 है। अब ऑब्वियसली बात है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ होता है, इसका मतलब ये वैल्यू तो इन दोनों में सेम है ही, और ये 1.6 का इवन मतलब इंटीजर मल्टीपल तो नहीं है दोनों ही चीजें, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखोगे तो ये भी पॉसिबल नहीं मिलेगा। ये देखो फीलिंग आ रही है ऑलरेडी आपको, 16 दूनी 32 होता है, ठीक है, तो ये 16 है, ये 32 है, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल मिल जाएगा, ऊपर पावर भी सेट हो जाएगी, तो कुल मिलाकर ये चीज पॉसिबल आ जाएगी। सोल्व करके देख सकते हैं आप लोग। अगला सवाल ये रहा, ठीक है। तो अगला सवाल क्या दे रखा अपने को भाई साहब, चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनो कूलम। बेटे ये n जो है ये रिप्रेजेंट्स नैनो, और 1 नैनो का क्या मतलब होता है? 10 की पावर -9, ठीक है, 10 की पावर -9। तो भाई 10⁻⁻⁹ कूलम हमें चार्ज दे रखा है, तो अपने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर, मतलब किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछ लेता, बेटर रहता प्रेजेंट की बजाय। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए बॉडी पर? भाई इलेक्ट्रॉन के कारण आया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए हैं? तो पहले जमाने में Q को लिख दोगे n इंटू ई के बराबर, और n की वैल्यू हमें निकालनी है, दिस इज Q बाई ई। Q की वैल्यू है 10 की पावर -9 और ये है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। आप इसको सोल्व करोगे तो ये 10 की पावर -10 बचेगा, ऊपर जाओगे तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, वो भी प्लस का, और ये है 1.6। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, और अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। वैसे देखो ये तो काफी बड़ी वैल्यूज थी पावर, तो आपको इसको डिवाइड करके चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 10 की पावर 9 इसी में मैच हो रहा है, ये 10 की पावर 10 था, तो समथिंग अपॉन दिस इनटू 10⁻10 है, तो सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। अगला सवाल लेना, दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा होगा, लेकिन फिर भी ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए, फिर भी यार एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा लगेगा। और जवानों ध्यान इधर ही है ना, कि चैटिंग तो नहीं करने लगे थे, झूठ मत बोलो, चैटिंग तो नहीं करने लगे हो भाई, बहुत अच्छा है। यदि ईमानदारी से कर रहे हो ना, चैटिंग कर रहे हो तो बेटे बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, पाप नहीं महापाप कर रहे हो, और उसका भुगतान करने के लिए, भुगतान मतलब जो भी उसका होना है हिसाब किताब वो तो होगा, फिर तैयार रहो उसके लिए। गॉस लॉ है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब्स द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है कितना फील्ड पैदा कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इसके बारे में चर्चा करता है गॉस लॉ, ठीक है। तो आगे क्या दे रखा है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज, हमें ऑलरेडी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इनक्लोज का मतलब है विद इन द सरफेस, जैसे अपना कमरा है, कमरे के अंदर कितना चार्ज है इस पर निर्भर करेगा इस कमरे से बाहर जाने वाला फ्लक्स, या कमरे के अंदर आने वाला फ्लक्स, मतलब फ्लक्स जितना इस कमरे को क्रॉस करके जाएगा, है ना, वो इसके अंदर जो चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल होगा। पहले मानो आगे कहा गया है बाय कन्वेंशन ए पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कन्वेंशन ले लिया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव फील्ड एग्जर्ट करता है। द लॉ वाज पब्लिश्ड बाय, ये टाइम दे दिया है और आपको मालूम ही है, गौस भाई साहब ने हमें बात कही थी। इसके लिए किसका यार, ये तो कैसी बात कर रहे हो यार भाई, ये पब्लिश कर दिया बस, उसमें क्या है, अब अंग्रेजी कोई पढ़ रहे हो यार तुम, है ना। E डॉट ds की वैल्यू कितनी है भाई, ये वेक्टर और लगाना था यहाँ पे, दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नोट, बेटे ये एप्सिलॉन नोट है। अब चलते हैं हम इस सवाल की तरफ, ठीक है, इसमें सवाल था नहीं, आगे सवाल ये रहा। बताओ बेटे, गॉस लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, किसको फाइंड करने के काम नहीं आ सकता गॉस लॉ,
विल यू प्लीज टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, चार्ज और परमिटिविटी किसको फाइंड आउट करने के काम नहीं आ सकता? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही सकते हैं, चार्ज और परमिटिविटी क्योंकि फॉर्मूले में जो आ रहा है वो तो निकल ही सकता है। E डॉट ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो तीनों चीजें आ रही है तो निकल ही सकती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम ये अगले ईएमआई वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये हम लोग यहाँ गॉस थ्योरम से नहीं निकाल सकते, ठीक है। हालांकि हो सकता है किसी के मन में आ रहा हो जी मैं तो ये भी निकाल के मानूंगा जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल, अरे भाई फैराडे लॉ लगा लेना, भावुक नहीं होते बेटे, यहां से निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज आउटसाइड द गोजन सरफेस कंट्रीब्यूट्स जीरो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। मतलब यदि किसी सरफेस के बाहर कोई चार्ज है, जैसे मैंने ये कोई सरफेस ले लिया, इसके बाहर यहां पर कोई चार्ज ले लिया, तो इसके कारण इस सरफेस से जो फ्लक्स है वो जीरो होना है, क्योंकि जितना फील्ड एंटर करेगा उतना ही एग्जिट भी करेगा, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन रहना है फ्लक्स के अंदर वो क्या रहना है, जीरो। वही इसने बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द गोजन सरफेस कंट्रीब्यूट्स जीरो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सरफेस से नेट जीरो फ्लक्स देगा। अगला, टोटल फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज विल बी जीरो। कह रहा है कि कोई क्लोज बॉडी उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, फ्लक्स कितना आएगा बेटे, जीरो, क्योंकि फ्लक्स आएगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर चार्ज ही नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। आगे क्या दे रखा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ डायपोल इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो। डायपोल है तो भी क्या आएगा, फ्लक्स जीरो। क्यों आएगा जीरो, ये डायपोल है तो इसका क्या मतलब है, एक चार्ज प्लस का क्यू है तो दूसरा क्या है माइनस का क्यू, तो टोटल चार्ज तो जीरो ही हो गया, ठीक है। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, तीनों ही सही है, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट पूछी थी ना इसने, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगला सवाल ये रहा, वैसे इनकरेक्ट इसमें कोई थी भी नहीं है ना, करेक्ट ही थी। ये देखिए भाई बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सिंपल सा है। क्या दे रखा है, फिगर शोज पार्ट ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेट। भाई इनफाइनाइट प्लेन शीट दे रखी है, ये पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट ओ दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली बिहेवियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो है डिस्टेंस पॉइंट ओ से और कितनी आने वाली, ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस आने वाली है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ डिस्टेंस के साथ ग्राफ दे रखा है। भाई सीट के कारण, एक थिन सीट के कारण, एक साइड एक थी सीट है इसकी, एक सरफेस पर चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई सीधी सी बात है, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो डिस्टेंस कितनी भी हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कांस्टेंट लाइन आएगी, इसलिए ये वाला ग्राफ सही है, बाकी सारे ग्राफ फर्जी हैं। अगला सवाल ये रहा, क्या दे रखा है भाई, कह रहा है कि गॉस थ्योरम के अंदर जब नेट फ्लक्स सरफेस से जीरो हो तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आगे देखो हमें वो दे दिया कि जब फ्लक्स जीरो हो, फ्लक्स जीरो है इसका क्या मतलब हो गया, जितना फील्ड लाइंस उसमें एंटर करेंगे उतने एग्जिट भी करेंगे, तभी तो जीरो आएगा। तो आगे क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंटरिंग द सरफेस इज ग्रेटर लेस इक्वल टू 2 टाइम्स क्या लिखोगे, इक्वल टू द फील्ड लाइंस लिविंग। जितना फील्ड एंटर कर रही है फील्ड लाइंस उतना ही क्या करेंगे, लीव करेंगे, तो फील्ड लाइंस एंटरिंग विल बी इक्वल टू द फील्ड लाइंस लिविंग। अगला सवाल ये रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बेटे, अरे हल्का हल्का आ रहा है या नहीं आ रही है बेटे, हाँ पक्का, हाँ बेटे चलो। A plane surface is rotated in a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी प्लेन सरफेस को रोटेट करते हैं। When flux of the electric field through the surface is maximum, my dear students, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही प्यारी सी बात है। भाई साहब ये हमारे पास कोई सरफेस है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, हम इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो भाई खुद सोचिए कि जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये सरफेस भी ऐसे है, तो फील्ड लाइंस इसको क्रॉस ही नहीं कर रही है, इसके प्लेन के पैरेलल गुजर रही है, तो फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। लेकिन जब इसका प्लेन परपेंडिकुलर होगा, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स जो है वो क्या आएगा, मैक्सिमम। इसी से जुड़े हुए ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें क्या पूछा गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस इज मैक्सिमम व्हेन द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मतलब फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, पहला ऑप्शन है व्हेन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम होगा, हाँ सरफेस परपेंडिकुलर तो फील्ड क्रॉस कर रहा है इसको। अगली लाइन में क्या है, व्हेन द सरफेस इज पैरेलल, तो सरफेस पैरेलल होगा जब तो फील्ड इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और सरफेस इसके पैरेलल है, सरफेस इसके परपेंडिकुलर हो तभी तो फील्ड लाइन इसके अंदर से निकलेंगी। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, ये सरफेस पैरेलल वाली बात तो गलत होगी, पहला ऑप्शन सही है। आगे क्या दे रखा है, व्हेन द सरफेस इज एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, आगे 45 डिग्री, वो तो फर्जी बात कर रहा है।
ये रहा अगला सवाल। क्या कहा है अगले सवाल में? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब व्हिच इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बताओ भाई, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है किसी सरफेस के अंदर, तो कितना फ्लक्स होगा? अरे यार हद ही कर रहे हो यार तुम लोग। यार एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो इस क्यूब के अंदर यदि एक डायपोल रखा हुआ है तो टोटल चार्ज कितना हो गया? अभी तो बताया था एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो 0 आएगा फ्लक्स। बोला ही कहां था तुमने? पक्का उत्तर याद में रखेंगे? अरे ये क्या हो गया? खत्म तो नहीं होना चाहिए था। रोको सर एक बार, एक मिनट सर, हाँ पॉज कर दो। रोको ना, नहीं रुको मैं देखता हूं। पॉज रिकॉर्डिंग तो आई नहीं, कोई बात नहीं। बंद कैसे हो गई अपनी? सर बंद कर दो बेटे, अगली वीडियो में देखना बाकी के क्वेश्चंस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया है।